देखो जो कार फैसिलिटी है, कार फैसिलिटी में सबसे पहला क्या होगा, कार इज यूज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज। पहली कैटेगरी, कार को अगर हम लोगों ने सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया तो हमारा तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। जब पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। जब हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है तो हमारे लिए टैक्सेबल, तो हमारे लिए क्या होगा, पूरा एग्जाम्पल। सेकंड कैटेगरी क्या, सेकंड कैटेगरी ये, कार इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल पर्सनल पर्पस। तो ये भी टैक्सेबल होगा। नाम से पता चलता है कि अगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट है हमारे लिए। जब पूरा बेनिफिट है तो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगा, तो पहला तो ये 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, कार के कॉस्ट का 10%, ठीक है, जितना भी कॉस्ट है कार का, कार तो कंपनी की, कंपनी ने हमें कार प्रोवाइड की फ्री में, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर कार को खरीदा होता तो हमारे लिए कॉस्ट पड़ता, वैसे कंपनी ने खरीदा है कार को तो कंपनी के लिए कोई ना कोई कॉस्ट आया होगा। तो जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट का 10% मान लेते हैं कि वो हमारा रेंट है, ठीक है। अगर हम रेंट पे लिए होते तो इतने रेंट पे लिए होते, ये एज्यूम करके हमारे लिए क्या होता है, टैक्सेबल कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड की जाती है कंपनी के थ्रू हमें, हमारे लिए, तो हम लोग नॉर्मली उसका कितना लेते हैं, 10%। और क्यों लेते हैं, तो ये उसका रेंट के नाम से हम लोग इसमें ऐड जाते हैं, ठीक है। तो आपका कार का कॉस्ट जितना भी होगा उसका 10% आपका कैलकुलेट किया जाएगा टैक्सेबल पर किस एक्स में। अब इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे, वो ऐड होगा ये ऑल एक्सपेंसेस ऑन कार। हाँ, कार पे जितने भी खर्चे होंगे, कौन से खर्चे, पेट्रोल के हो गए, ड्राइवर के हो गए, आने जाने के, मेंटेनेंस के, जितने भी खर्चे हो गए सारे के सारे खर्चे वो भी क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन जो भी एक्सपेंसेस है मेड बाय कौन, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय खुद का खर्चा खुद कर रहा है तो कोई बेनिफिट है क्या, अगर ये एम्प्लॉयर खर्चा करेगा तो हमारे लिए बेनिफिट है, और तभी हम लोग इसमें जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ठीक, बस ये दो चीज जुड़ गई और हम लोगों का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल क्लियर है क्या। तो क्या हो रहा है, पहला वाला क्या था, पूरा एग्जाम था, इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या था कि जितना भी हमारे लिए हम लोगों को जितनी भी कार मिली वो कार को हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे थे पूरा। अब पर्सनल यूज करेंगे तो कार के कॉस्ट का कितना परसेंट लिया हमने, 10%, और उसके ऊपर जितने भी खर्चे हुए हैं और कंपनी ने किए वो सारे कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे तो टोटल पर सेट आ जाएगा। लेकिन जैसे आरएफएच में किए वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे क्या, कि जितना हमसे एम्प्लॉयर हमारा रिकवर कर लेता है वो तो हमारा बेनिफिट कम हो जाएगा। सपोज फिर वही पॉइंट, यहाँ हम लोग को 10,000 का बेनिफिट होता है, कंपनी हमसे रिकवर करती है 2,000, तो हमारा नेट बेनिफिट कितना होगा, 8,000 का ही बेनिफिट हुआ, हमें 8,000 का ही फायदा मिला। तो वही यहाँ पर भी करना होगा, रिकवर्ड बाय फ्रॉम बाय एम्प्लॉय। तो ये माइनस करने के बाद जो बचेगा ये हमारा नेट परक्यूसाइड आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एक और कैटेगरी है, वो ये है नेक्स्ट कैटेगरी है कार इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस। पहला क्या था, अगर हम लोगों ने सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया तो क्या, दूसरा क्या था, सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो क्या, तीसरा क्या है, अगर हम लोग दोनों, मतलब क्या, जितने समय ऑफिस में रहते हैं उतने समय हम लोग कार यूज करेंगे, घर आने के बाद पर्सनल यूज भी हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए हम लोग ऑफिस आना जाना होता है बस, उसके अलावा कार का कोई यूज नहीं होता। सेकंड कैटेगरी क्या थी, हम लोग कार को ऑफिस लेके जाते ही नहीं है, कार मिले तो सही लेकिन हम लोग लेके नहीं जाते, हम लोग पूरा का पूरा पर्सनल यूज ही होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि कार जितना समय ऑफिस में रहते हैं हम ऑफिस यूज करते हैं, और फिर आने के बाद पर्सनल यूज भी होता है, ठीक। अब ऐसे कंडीशन में आप दो केसेस निकलेंगे इसके अंदर से। एक कंडीशन ऐसी होगी
ऑल एक्सपेंसेस beared by employer और ऑल एक्सपेंसेस, दूसरा केस क्या, ऑल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है कि क्या, हम लोग दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ समय घर में और कुछ समय ऑफिशियल के लिए। ऐसे कंडीशन पे हम लोग को दो चीज़ों को देखना होता है। पहला क्या कि मतलब एक कंडीशन ये कि जो गाड़ी के जो खर्चे हैं, उनसे खर्चे पर्सनल खर्चे कौन बियर कर रहा है। एम्प्लॉयर भी कर सकता है, मतलब पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है एम्प्लॉयर बियर कर रहा हो, और हो सकता है एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा हो। अगर एम्प्लॉयर बियर करेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कार तो मिल ही रही है, साथ में खर्चे भी कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। एम्प्लॉयर मीन्स कंपनी, एम्प्लॉयर जब भी आएगा मतलब क्या दिखाऊंगा, मतलब कंपनी, ठीक है। कंपनी ने हमें कार तो दिया ही दिया, प्लस सारे खर्चे भी कौन बियर कर रहा है, कंपनी खुद कर रही है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी कार हमें प्रोवाइड तो कर रही है, ठीक है, कार तो हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन खर्चे हमें कौन बियर करना पड़ रहा है, हमें खुद बियर करना पड़ रहा है। सेकंड केस में, ए केस में क्या, कंपनी कार के साथ साथ खर्चे भी प्रोवाइड कर रही है। बी केस में क्या, कंपनी कार तो दे रही है लेकिन खर्चे बियर नहीं कर रही है। दोनों में फर्क समझना है। तो दोनों में टैक्सेबल कौन ज्यादा होगा, ए वाला ज्यादा होगा कि बी ज्यादा होगा। दोनों में टैक्सेबल कौन सा ज्यादा होना चाहिए, हमारे बेनिफिट कौन सा ज्यादा है, ये हमारा हाई बेनिफिट हुआ। ये हमारा हाई बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि हमें कार भी मिल रही है प्लस खर्चे भी हमें मिल रहे हैं फ्री में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा लो बेनिफिट होगा, कार मिल रही है, खर्चा तो अपना, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कार फैसिलिटी मिली है, एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिला, हमारा खर्चा हम खुद बेयर करते हैं। क्लियर है। तो अगर ये हाई बेनिफिट है तो इसका टैक्सेबल भी ज्यादा होगा, जो लो बेनिफिट है उसका टैक्सेबल भी क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या है, हमारे पास दो टाइप की कार होती है, एक लार्ज कार और एक स्मॉल। ठीक, अगर खर्चे ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा बेनिफिट भी ज्यादा होगा। तो लार्ज कार का टैक्सेबिलिटी कितना होगा, 2400 पर मंथ, और स्मॉल कार अगर होगी तो उसका होगा 1800 पर मंथ। अगर लो बेनिफिट है, मतलब कि हमें सिर्फ कार फैसिलिटी मिली है, हम लोग अपना खर्चा खुद उठाते हैं, तो लार्ज कार का टैक्सेबल होगा 900 पर मंथ, और स्मॉल कार का टैक्सेबल वैल्यू होगा 600 पर मंथ। आई बात समझ। मैंने सिर्फ लार्ज कार को ध्यान दो, कंपनी ने कार भी प्रोवाइड किया हमें और खर्चे भी प्रोवाइड किए, ठीक है, तो ये हाई बेनिफिट हुआ हमारे लिए। यहाँ पर सिर्फ कार प्रोवाइड किया गया तो हमारी लो बेनिफिट है, दोनों में कंपेयर किया जाए तो। इसलिए लार्ज कार का हाई बेनिफिट के अंदर देखो 2400 पर मंथ का बेनिफिट टैक्सेबल टैक्स लग रहा था, और यहाँ पर सिर्फ 900 के ऊपर टैक्स लग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर स्मॉल कार अगर मिलती है हमको तो 1800 पर मंथ, और लार्ज स्मॉल कार अगर लो बेनिफिट में मिलती है तो 600 पर मंथ का टैक्सेबल होगा। क्लियर है। और अगर साथ ही साथ हमें ड्राइवर भी मिलता है, ठीक है, ड्राइवर मिलेगा तो 900 पर मंथ का टैक्सेबल होगा दोनों के। अच्छा, ड्राइवर को भी खर्चा है, ठीक है। अगर कंपनी ने हमें ड्राइवर प्रोवाइड किया तो, अगर ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये दोनों में 900 हाँ, दोनों में 900, हाँ दोनों में 900। क्लियर है सर, नई बात। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या था हमारे पास कि कंपनी कार जो प्रोवाइड कर रही है उसको हम कैसे यूज करें। हमने अगर पूरा का पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया तो कोई भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, हम लोग सिर्फ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कार कंपनी की, काम भी कंपनी का, तो हमारा कोई बेनिफिट है क्या, नहीं, तो पूरा का पूरा एग्जाम। सेकंड क्या था कि हमने कार यूज किया और पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, इसमें कार कंपनी के लिए तो यूज ही नहीं हो रही है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो कार के कॉस्ट का 10% लेंगे, उसमें जितने भी खर्चे कंपनी कर रही है हमारे पर्सनल से रिलेटेड, वो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट, जितना भी हमसे कंपनी रिकवर कर लेती है वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, नेट अमाउंट टैक्सेबल होगा। तीसरी कैटेगरी है कि कार को हम लोग बहुत पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, पर्सनल प्लस ऑफिशियल बोर्ड।
ठीक है। ऐसे कंडीशन में अपने को दो चीज़ देखनी है कि ठीक है कार तो मिल रही है और हम लोग दोनों पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें अब देखना पड़ेगा कि खर्चे कौन बियर करता है। कंपनी अगर बियर करेगी खर्चे तो ये हाई बेनिफिट हो गया, और कंपनी की जगह हम खर्चे को बियर कर रहे हैं तो हमारी लो बेनिफिट हो गया, तो हम लोग की कॉस्टिंग ऐसे होगी। लार्ज कार के लिए 2400 टैक्सेबल होगा और इधर लार्ज कार के लिए 900 टैक्सेबल होगा। स्मॉल कार के लिए हाई बेनिफिट में 1800 पर मंथ टैक्सेबल होगा और इधर स्मॉल कार के लिए दो केसेस में 600 टैक्सेबल होगा, और शॉफर का मतलब ड्राइवर का दोनों ही केस में कितना होगा 900 टैक्सेबल होगा पर मंथ। क्लियर है। यहाँ पर भी हर प्रति साइड में एक चीज कॉमन होगी, मैं बताऊँ ना बताऊँ। सपोज यहाँ पर एज्यूम करो लार्ज कार है हमारे लिए टैक्सेबल, हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया लार्ज कार, खर्चे भी कौन बेयर करता है, कंपनी भी करती है। तो मतलब कौन सी कैटेगरी में आ गए हम लोग 2400, तो 2400 पर मंथ है, तो साल भर का कितना होगा 2000 है 2400 इंटू 12, सही है 28,800 ये लास्ट कार का कॉस्ट बन रहा है। अब इसमें से हमारी कंपनी हमसे जितना रिकवर करेगी ना वो माइनस कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे हमेशा। मान लो 1000 पर मंथ हमसे रिकवर कर रही है कंपनी, तो 12,000 हमसे रिकवर कर रही है, तो एज पर इनकम टैक्स हमारा कैलकुलेशन कितना बनता है 28,800। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनती है कि आपके ऊपर टैक्सेबल कितना होगा 28,800, बट कंपनी को हमसे ले रही है कितना 12,000 ले रही है, हमारे लिए नेट बेनिफिट कितना होगा 16,800, तो हमारे लिए टैक्सेबल कितना होगा तो 16,800। तो ये हर पर सेट के लिए कॉमन है, ठीक है। जितने भी पर सेट होंगे उन पर सेट में यही होगा कि हमें फैसिलिटी मिल रही है, हमें लेकिन नेट फैसिलिटी देखना है, हम लोग कितना पे करने के बाद कितना हमारे लिए नेट बेनिफिट मिल रहा है, कितना टैक्सेबल होगा। क्लियर है। एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है तुमको, यहाँ जहां पे भी एक्सपेंसेस माने जहां जहां कॉस्ट नहीं, जहां जहां एक्सपेंसेस की बात हुई है, एक्सपेंसेस हम लोग का कौन सा होगा पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, मतलब ये कि सपोज करो यहाँ पर हम लोगों की कंपनी ने एक्सपेंसेस बियर किए, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या देखा ए केस में और बी केस में कि सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है, कंपनी बियर कर रही है, और यहाँ पर बी केस में एम्प्लॉय बियर कर रहा है। यहाँ एक्सपेंसेस मतलब क्या था, एक्सपेंसेस मतलब पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपेंसेस मतलब क्या पर्सनल एक्सपेंसेस, क्योंकि देखो ऑफिशियल खर्चे तो कंपनी खुद ही बियर करेगी, नो डाउट, कंपनी का खर्चा तो हम क्यों बियर करेंगे, कंपनी के खर्चा तो कंपनी ही बियर करेगी। तो बस पॉइंट आ रही है, पॉइंट की बात क्या है कि हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, वो उस पर हमें फोकस करना है। ये क्या लिखा होता है कि ऑल एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर और बियर बाय एम्प्लॉय एज पर द केस ए और बी, कैसे भी होगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि हम लोग क्या देखना होता है पर्सनल एक्सपेंसेस देखने हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है तो 2400, 1800 और 900, पर्सनल खर्चे अगर हम लोग खुद बियर कर रहे हैं तो 900, 600 और 900 एज इट इज। क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन हुआ करके पूछा जाता है और क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि ऑल, सबको इसका बताओ ऑल ऑफिशियल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल इसका आंसर लेना, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस borne by or bear by employer, ठीक है, and provides large car, find the taxability, तो बताओ ए पर्सन के लिए वो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, ठीक है, कितना होगा मतलब 900 पर मंथ। क्यों होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑल ऑफिशियल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइड्स लार्ज कार। अगर सारे के सारे
ऑफिशियल खर्चे कंपनी बियर कर रही है, तो पर्सनल खर्चे कौन बियर कर रहा होगा? एम्प्लॉय को। दो खर्चे है ना आपके पास, एक्सपेंसेस कितने टाइप के हो गए? एक्सपेंसेस तो सिर्फ दो टाइप के ही हो गए, एक ऑफिशियल और एक क्या हो गया? पर्सनल। अगर क्वेश्चन में इंडिकेटेड है कि ऑफिशियल खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है, तो ऑब्वियसली पर्सनल खर्चे कौन बियर करता होगा? जब बोला नहीं गया कोई और बियर करता होगा, तभी तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब क्या? अगर पर्सनल खर्चे खुद एम्प्लॉय बियर करेगा तो 900, अगर ज्यादा बियर कर रहा, मतलब एम्प्लॉयर बियर कर रहा होता पर्सनल खर्चे, तो कितने होते? 2400। यहाँ पे कितना होगा? तो 900 पर मंथ होगा। क्लियर है क्या? तो नहीं बात। सर अभी तो आप बोले थे कि ड्राइवर का जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक नहीं लेंगे। तो साफ सुथरा फिर से लिखते हैं। कार जो फैसिलिटी है, कार फैसिलिटी में सबसे पहला केस क्या था कि पूरी कार जो है यूज कब होगी? सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ऑफिशियल पर्पज के लिए। ठीक है, कार फैसिलिटी हमें मिली, कार हमें प्रोवाइड की गई, और कार इज यूज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो दोनों में फर्क है ना, ऑफिशियल पर्पज के लिए कार का यूज होना एंड ऑफिशियल खर्चे, ये दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑफिशियल पर्पज के लिए कार यूज हो रही है। ठीक है, ये पहला कैटेगरी था। दूसरी कैटेगरी क्या थी? कार इज यूज ओनली फॉर, कौन कौन बोला? तुमने बोला कि कोई और बोला? कौन बोला? तीसरा क्या है? कार is used for both purposes, that is personal as well as for official purpose. ठीक है, तो पहला केस क्या था? अगर हम लोगों ने कार को सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया तो क्या? तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने कार को सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस, सॉरी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है, तो बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कर दो, हमारे टोटल सैलरी के अंदर वो चीजें नहीं है। सेकेंड कैटेगरी क्या है? कार अगर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज होगी तो वो है तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन फुल्ली टैक्सेबल के लिए भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए। तो फुल्ली टैक्सेबल का अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया था? पहला क्या? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, कार के कॉस्ट का 10% हमें पुट करना है, उसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑल एक्सपेंसेस ऑन कार। ठीक है, कार के बाद जितने भी खर्चे हैं वो ऐड कर देंगे, तो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू। इसमें से फिर जितना रिकवर किया वो माइनस करेंगे, वो हर बार का होगा, वो मैं यहाँ नहीं बता। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कार को दोनों पर्पज के लिए यूज किया ना, तो हमें दो चीजें देखनी होती है। एक क्या? कार को अगर हम लोगों ने दोनों पर्पज के लिए यूज किया है, तो पहली चीज क्या देखनी होगी कि एक्सपेंसेस कौन बियर करता है। ठीक है, एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस बोलने से अच्छा मैं यहाँ बात करता हूँ पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन और या फिर ऑफ कार इज borne by,
जो भी पर्सनल खर्चे हैं कार के ऊपर के वो कौन बियर कर रहा है, ये दो लोग बियर कर सकते हैं। कौन कौन? एम्प्लॉयर, जिसने हमें कार दी, या किस कंपनी, मतलब एम्प्लॉयर। ठीक है, एक्सपेंसेस कौन बियर कर सकता है? पहले कैटेगरी में एम्प्लॉयर बियर करेगा तो क्या, और सेकंड कैटेगरी में एम्प्लॉय खुद बियर करेगा तो क्या? तो मैंने दो कंडीशन समझाई। अगर एम्प्लॉयर बियर करेगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर एम्प्लॉयर बियर करेगा तो यहाँ पर कंपनी ने हमें दो चीज प्रोवाइड की। क्या क्या? कार भी, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बियर कर रहे हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट ज़्यादा है तो टैक्सेबल भी ज़्यादा होगा। सेकंड कंडीशन में क्या, कंपनी ने कार तो हमें प्रोवाइड की है लेकिन खर्चे बियर नहीं कर रही है, खर्चे हम खुद बियर कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा बेनिफिट कम है। इसीलिए हमारी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? अगर लार्ज कार है टैक्सेबल ज़्यादा होगा तो 2400 पर मंथ, है ना, ये ज़्यादा अमाउंट है। और यहाँ लार्ज कार की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 900 पर मंथ। क्लियर है भाई? अगर हम लोग को स्मॉल कार मिली होती, स्मॉल कार के केस में यहाँ कितना होता है 1800 पर मंथ, और यहाँ पर स्मॉल कार के लिए क्या हो जाएगा 600 पर मंथ। क्लियर? और ड्राइवर या शॉफर बोलो उसे, ड्राइवर के लिए यहाँ भी 900 है और यहाँ भी 900। क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान देना मेन बात क्या थी कि पर्सनल एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है कंपनी के, कार के, वो हमें ध्यान देना। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस जहाँ पर भी होगा वो कौन बियर कर रहा है तो हमें ध्यान देना। ये हमारी कार पैसे। ये भी लेकिन एक टॉपिक बचा ही है, एक टॉपिक कार का हमें बहुत समझना है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कार आती है तो क्या करेंगे? हो सकता है हमारे एम्प्लॉयर ने एक कार नहीं, दो कार दी, ठीक है, देन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स टू कार। एम्प्लॉयर कितनी कार प्रोवाइड कर रहे हैं? दो कार प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग को हमारे एम्प्लॉयर ने सिर्फ एक ही कार दी थी। अब ये कौन सा केस है? हमारे एम्प्लॉयर ने कितनी कार प्रोवाइड की है? दो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होगा? सपोज आप मानते हैं कार 1 और कार 2, ठीक। तो जब भी हमें दो कार प्रोवाइड की जाएगी तब हमें सॉल्यूशन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कार का कैलकुलेशन परसेंट निकालने के लिए हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्या, ये बेस पे मतलब ए तरीके से हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? कार 1 को हमें पर्सनल मानना है और कार 2 को हमें क्या मानना होगा? ऑफिशियल, सॉरी वो। हमें मान लो कंपनी ने कितनी कार प्रोवाइड की है? तो अब दोनों में से कोई भी एक कार वो हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस कार को हमें क्या बनाए, पर्सनल माने, और किस कार को बहुत पर्पज के लिए माने। ठीक है, इसलिए हमें कुछ दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक ए बार और एक बी बार। एक केस में क्या था, कार 1 को पर्सनल माने और कार 2 सर आवाज अटक रहा है। एक मिनट सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ, इधर ध्यान दो। अगर हम लोग को हमारी कंपनी ने दो कार प्रोवाइड की, कौन सी कार प्रोवाइड की? दो कार, मतलब कितनी कार प्रोवाइड की? दो कार। अब दो में से कोई भी एक कार को हमें पहली बार में क्या क्या मानना पड़ेगा? पर्सनल मानना पड़ेगा, और दूसरी कार को क्या मानना पड़ेगा? बोथ। और दूसरे केस में हमें क्या सॉल्व करना है कि कार 1 क्या हो जाएगी बोथ पर्पज के लिए, और कार 1 क्या हो जाएगी पर्सनल पर्पज के लिए। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारे लिए लोअर टैक्सेबिलिटी होगा, ठीक है, इन दोनों में हमारा जो भी लोअर टैक्सेबल होगा
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ परचेज। ठीक है, मतलब क्या, देखो हम लोग को कंपनी ने 2 कार प्रोवाइड किया, हम दोनों कार को पर्सनल यूज नहीं कर सकते और दोनों कार को हम लोग ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो 2 कार हमें मिली है, तो 2 में से किसी एक कार को सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए यूज करेंगे। दोनों कार में तो आना जाना करेंगे, तो एक ही कार में आना जाना करेंगे, एक कार तो हमारी घर में रखी होगी। तो ऐसी कौन सी कार है जिसको तुम्हें पर्सनल पर्पज मान लेना है, तो तुम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सॉल्यूशन को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले किस बेसिस पे हमें कम टैक्स मिले। देखो हम टैक्स ज्यादा पे करें या कम टैक्स पे करें, हम लोग को तो कार दोनों मिल रही है, बेनिफिट तो दोनों पे मिल रहा है। हमारे लिए बेनिफिशियल क्या कि हम ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करें जिससे हमें प्रॉफिट कम दिख रहा। प्रॉफिट कम दिखेगा तो वैल्यू ज्यादा, सॉरी प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स भी कम पड़ेगा। बेनिफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर हमारे लिए बेनिफिट कितना है 20,000 का, तो 20 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वही बेनिफिट हमारा चला गया 50,000, तो हमें टैक्स 50,000 पे करना पड़ेगा, तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि केस 1 में मतलब पर्सनल कार 1 को पर्सनल मान के और कार 2 को बोथ मान के हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर कार 1 को बोथ मान के और कार 2 को पर्सनल मान के तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। आई बात समझ क्या बोल रहा हूँ। ये खैर सॉल्यूशन से ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन बट मैं थ्योरेटिकली समझ जाओ कि क्या हो रहा है। ये हमें कंपनी ने प्रोवाइड की है 2 कार, ठीक, 2 कार में से किसी भी एक कार को, वो हम पे डिपेंड करता है, प्रॉपर हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किसी एक कार को क्या मानना है, पर्सनल मानना है, और दूसरी कार को क्या मानना है कि वो दोनों पर्पज के लिए यूज हो। ठीक, मतलब क्या, यहाँ पर देखें, किसी भी एक कार को हम लोग को मान लेना है कि वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है, और किसी दूसरी कार को मान लेना है कि वो क्या हो रहा है, बोथ पर्पज के लिए यूज हो रही है, दोनों के दोनों। अब वो कौन सी कार को क्या मानेंगे, वो जब तक हम इन लोगों से 2 बार सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। समझ में, बस कुछ भी नहीं, हम लोग को जो एक बार सॉल्व करना होता था वो हमें अब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, बताओ, इसको केस मान सकते हैं हम लोग, केस ए और केस बी 2 बार सॉल्व करेंगे हम लोग हमेशा, केस ए और केस बी। केस ए में हम लोगों ने एज्यूम किया कार 1 इज पर्सनल एंड कार 2 इज बोथ, और केस बी में हमने एज्यूम किया कार 1 इज पर्सनल एंड कार 1 इज बोथ एंड कार 2 इज पर्सनल, और उस बेसिस पे हम लोग अपनी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और वो हमारे टोटल इनकम में जुड़ेगा जो हम लोगों को कम बेनिफिट दिखा रहा होगा। ये रहे क्या, देखो क्या था, एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स 1 लार्ज कार। एक्स लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय को एक लार्ज कार प्रोवाइड की एंड 1 स्मॉल कार प्रोवाइड की टू एन एम्प्लॉय। कॉस्ट ऑफ विच आर कितना, लार्ज कार के लिए 10 लाख रुपीज का कॉस्ट था और स्मॉल कार का कॉस्ट कितना था, 3 लाख रुपीज का कॉस्ट था। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो जो भी खर्चे हैं कंपनी के, सॉरी जो भी खर्चे हैं गाड़ी के ऊपर किए गए, वो सारे कौन बेयर करता है, कंपनी बेयर करती है, एम्प्लॉयर बेयर करता है। और जो कि है लार्ज कार के ऊपर हुए 50,000 और स्मॉल कार के ऊपर हुए 20,000। कंप्यूट द टैक्सेबल पर डिसाइड्स फॉर जो भी है एम्प्लॉय है उसके लिए। अब हमें परफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कंपनी ने जो प्रोवाइड किया है वो कार कितनी है, 2। ठीक है, 2 कार प्रोवाइड की, एक लार्ज कार और एक स्मॉल कार, क्लियर है क्या। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किसी एक कार को हमें पर्सनल मानना है और किसी दूसरे कार को हमें क्या मानना है, वो पर्पज के लिए मानना है। तो नहीं बात, किसी भी एक कार को पर्सनल और दूसरे कार को बोथ, एक कार को पर्सनल और दूसरे कार को बोथ मानना है, ऑफिशियल नहीं, बोथ मानना है। नहीं, देखो क्या होगा, केस 1 क्या मानना है, लार्ज कार को क्या मानते हैं पहले, पर्सनल, और स्मॉल कार को क्या मानते हैं, बोथ। ठीक है, ये केस 1 था, ये जब सॉल्व हो जाएगा इसके बाद अपन लोग केस 2 सॉल्व करेंगे, इसका उल्टा। तो केस 1 में क्या, लार्ज कार क्या बन गई हमारी, पर्सनल, और स्मॉल कार क्या बन गई हमारे लिए, बोथ। तो पहले हम लार्ज कार को सॉल्व करते हैं। लार्ज कार के केस में क्या होगा, लार्ज कार को क्योंकि हमने पर्सनल माना, पर्सनल के केस में कैलकुलेशन क्या होता है यार, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार,
10% ऑफ कॉस्ट। लास्ट कार का कॉस्ट कितना? 10 लाख रुपीज, तो उसका 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपीज विदाउट। उसके बाद क्या था, ऐड करते हैं हम लोग क्या कि जितने भी खर्चे होंगे गाड़ी के ऊपर किए गए, कंपनी ने जो बियर किए, वो सब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस कितने के हुए? 50,000 ऐड कर देंगे। तो उसमें ड्राइवर सैलरी भी है ना, इंक्लूडिंग और ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर। हाँ 1,50,000। तो लास्ट कार का कॉस्ट कितना बना? 1,50,000। अब स्मॉल कार का वैल्यू देखते हैं। स्मॉल कार, लास्ट कार क्या थी हमारे लिए? पर्सनल थी, इसलिए हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। स्मॉल कार जो है वो क्या है? बोथ। जब कार जो है वो बोथ पर्पज के लिए होती है, तो हमें क्या देखना होता है कि खर्चे कौन बियर कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? खर्चे कंपनी बियर कर रही है। जब कंपनी बियर कर रही है, स्मॉल कार है, तो कॉस्ट कितना होता है? 1800 पर मंथ होता है। तो बोथ के केस में वैल्यू कितनी होगी? 1800 पर मंथ। 1800 इंटू 12, 1800 पर मंथ। अच्छा पर मंथ, एक महीने का 800 रुपये, तो 12 महीने के कितने? 800 नहीं, 1800 रुपये। एक महीने का 1800, तो 12 महीने के कितने? 21,600। ये हमारा हुआ 21,600। क्लियर है? और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऊपर बता दिया गया कि हम लोगों को ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी बोला था, इसलिए हमें 900 पर मंथ वो भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो 900 इंटू 12 का आधा हो जाएगा कितना? 10,000। क्लियर है? इसका दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 32,400 है ना। स्मॉल कार का कॉस्ट कितना है? 32,400। और लास्ट कार का कॉस्ट कितना है? 1,50,000। टोटल पर की साइड की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वैल्यू ये ए है ना, लास्ट कार का ए और स्मॉल कार का बी, दोनों का टोटल किया जाए तो कितना आ रहा है? 1,82,400 आ रहा है। ये हमारा पहला केस खत्म हो। मतलब क्या कि लास्ट कार को पर्सनल पर्पस और स्मॉल कार को बोथ पर्पस मान के हमने टोटल वैल्यू ऑफ परचेज निकाला। कितना आ रहा है? 1,82,400। तो डाउट है? अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में इसका उल्टा करना पड़ेगा। लास्ट कार को यहाँ क्या माने? पर्सनल, है ना। अब सेकंड केस में क्या मानना पड़ेगा? लास्ट कार को बोथ। इधर स्मॉल कार को हमने बोथ माना था, तो यहाँ पर स्मॉल कार को क्या मानेंगे? पर्सनल। अब हम देखो सॉल्व करना है। लास्ट कार पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले लिखते हैं लास्ट कार के ब्रैकेट में लिखते हैं बोथ। जब बोथ पर्पज के लिए यूज होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया कि एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है। जब कंपनी बियर करती है तो कितना होता है? लास्ट कार है तो 2,400 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे। 2,400 इंटू कितना आ रहा है? 28,800। क्लियर है? प्लस हमें भी पता है कि ड्राइवर था, तो 900 इंटू 12 करते हैं। 900 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ रहा है? 10,800। कितना हो गया टोटल? 9,600। ये क्या हुआ हमारा? ए। अब दूसरा पॉइंट बचा स्मॉल कार। स्मॉल कार को हमने पर्सनल पर्पस के लिए माना। जब पर्सनल होता है तो फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ कार का 10% ऑफ कार का कॉस्ट कितना था हमारा? स्मॉल कार का 3 लाख था, तो 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 प्लस ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है स्मॉल कार के ऊपर कॉस्ट कितना आ रहा है? सारे खर्चे कितना आ रहे हैं? 20,000। तो ऑल एक्सपेंसेस ऐड करते हैं हम 20,000, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। ये हो गया। अब निकालते हैं टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना? 89,600। कंपनी ने हमें 2 कार प्रोवाइड की थी,
अगर हमने लार्ज कार को, ये देखो दो कंडीशन है, लार्ज कार को हमने पर्सनल माना, केस 1 के बेसिस पे लार्ज कार को हमने पर्सनल माना और स्मॉल कार को बोथ माना, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है 1,82,400। लेकिन अगर इसका उल्टा किया और लार्ज कार को बोथ माना और स्मॉल कार को पर्सनल माना एज पर केस 2, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट जा रहा है 89,600। हम लोग माने कुछ भी, मिल तो हमें दोनों कार रही है, बेनिफिट तो उतना ही मिल रहा है। लेकिन पॉइंट क्या कि अगर हम लोगों ने ये माना 1,82,400 माना, मतलब हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने इनकम टैक्स में ये प्रूफ दिखाया कि हमारा टोटल वैल्यू कितनी आई 89,600, तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि हम लोग कम शो करें, क्योंकि मिल तो अल्टीमेटली वो दोनों कार नहीं है, बेनिफिट तो अल्टीमेटली दोनों का पूरा ही मिल रहा है। हमें फायदा कब मिलेगा जब हम लोग टैक्स कम पे करेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए कौन सा बेटर है, केस 2 इज बेटर, केस 2 इज बेटर, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, कम है। टैक्सेबल वैल्यू कम है, इसका मतलब टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग यही चाहिए कि टैक्स कम पे करना है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या एग्जांपल लास्ट पॉइंट के ऊपर, क्लियर है क्या। ऐसे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन देखो ये तो अभी शुरू में करना पड़ेगा, लेकिन आगे जा जाके तुम लोग को खुद ये सेंस लगाना लगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसको लार्ज माने, मतलब किसको पर्सनल माने और किसको बोथ माने, ठीक है। अब मैं छोटा सा हिंट दूँ, अगर ये समझ में आ गया है तो मैं एक हिंट देता हूँ कि कैसे समझ में आएगा। ये देखो, लार्ज कार का कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। लार्ज कार का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट का 10% भी अमाउंट ज़्यादा निकलेगा, ऐसी होगा। तो कॉस्ट का 10% ज़्यादा होगा, इसलिए अगर हम लोग को मान लो 2 कार मिल रही है और एक स्मॉल है और एक लार्ज है, तो स्मॉल कार को हम लोग क्या मानेंगे, पर्सनल, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है तो उसका 10% भी ज़्यादा होगा। तो हमारे लिए बेनिफिट क्या है, जिसका कॉस्ट कम है उसको ले, तो पर्सनल माने, है ना। तो स्मॉल कार क्योंकि पर्सनल है, देखो यहाँ पर, तो हमारे लिए क्या बन गया, बेनिफिशियल वही हो गया। स्मॉल कार को अगर पर्सनल मानते हैं तो वो क्या है, बेनिफिशियल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पर आया, ठीक है। पर्सनल के केस में, पर्सनल अगर लास्ट को माने थे तो पर्सनल में क्या किए थे, देखो 10 लाख का 10% आया था, 10 लाख का 10% अचानक से कितना हो गया था, 1 लाख। वही अगर स्मॉल कार का लिए 3 लाख का 10% तो कितना आया था, 30,000। 1 लाख और 30,000, 70,000 का यूज डिफरेंस तो बस उसी पॉइंट में आया। मतलब क्या, अगर हम लोग को 2 कार मिल रही है और एक स्मॉल और एक लार्ज आ रही है, तो कॉस्ट में तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप होता है। तो पर्सनल को, स्मॉल को पर्सनल मान लो तो ज़्यादा हमारा सोल्यूशन इजी हो जाता है। लेकिन अगर क्लोज क्वेश्चन होगा, मतलब कि दोनों के दोनों लार्ज दे दिए या दोनों के दोनों स्मॉल दे दिए, तब भी ज़्यादा हम लोग क्लियर कर सकते हैं जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा या फिर जिसका कॉस्ट कम होगा। मान लो जिसका कॉस्ट कम होगा उसको पर्सनल मानेंगे। इन पूरे सिनेरियो में क्या समझ आता है कि जिसका कॉस्ट कम होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, पर्सनल मानेंगे, और दूसरी वाली गाड़ी को क्या मान लेंगे, बोथ मानेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसको लिख लो या फिर समझ लो।